जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में है, जो 36 से 51 अनुच्छेद तक है। इनको हम डिटेल में एक एक करके अनुच्छेद को देखते हैं, पढ़ लेते हैं उनके बारे में, और डिटेल के माध्यम से जो भी आज तक प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कौन से भाग में है? ये भाग 4 में है। ये कौन से भाग में है? ये भाग 4 में है। और किस अनुच्छेद से? 36 से 51 तक। ये कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब है? इनका मतलब है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, ये राज्य के नीति निर्देशक या राज्य का दायित्व है, राज्य की नीतियाँ हैं। इसका लोक कल्याणकारी का क्या अर्थ होता है? लोक कल्याणकारी का राज्य की क्या डेफिनीशन होती है या क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। राज्य कह सकते हैं हम कि राज्य का दायित्व है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करने के लिए अपनी नीतियां तैयार करें। ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कौन से भाग में है? भाग 4 में है। कहाँ, किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को संविधान के किसी भाग का विवर्चन या समझने में कोई भी कठिनाई होती है, जब भी सुप्रीम कोर्ट को संविधान के किसी भाग में निर्वचन या समझने में कठिनाई होती है, तो वो प्रस्तावना के साथ सबसे पहले क्या देखता है? सबसे पहले प्रस्तावना देखता है। इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी सहारा लेता है। मतलब इसका साफ है कि अगर संविधान में किसी भाग को समझने या निर्वचन करने में सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी कठिनाई आती है, तो वो सबसे पहले क्या देखता है? प्रस्तावना में उसका मूल रूप देख लेता है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी सहारा लेता है या उनको भी देखता है। ठीक है, आज आते हैं, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी बॉक्स में है वो सब आए हुए क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं? आयरलैंड के संविधान से। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व का मतलब है। फिर लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना का क्या मतलब है? कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना इसका दायित्व है। ठीक है, किसका? राज्य का। राज्य का मतलब सरकार का। ठीक है, ये कौन से भाग में है? ये भाग 4 में है और 36 से 51 तक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी भाग का निर्वचन या समझने में कठिनाई होती है, तो सबसे पहले वो प्रस्तावना देखता है। प्रस्तावना के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी सहारा लेता है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके अनुच्छेदों से। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किस हिसाब से है? अनुच्छेद जो 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में राज्य की सरकारें, संसद, भारतीय सरकार, ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग अथवा न्याय योग नहीं है। ठीक है, अर्थात इसे हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मतलब इसका साफ है कि जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले मौलिक अधिकार अगर हमारे किसी भी प्रकार से हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय में उसके खिलाफ याचिका दे सकते हैं और न्यायालय हमारे मूल अधिकारों को सुनता भी था और उस पर न्याय भी देता था। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं हम लागू करवा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 37 में साफ साफ लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या? बाध्य योग, मतलब उन पे चर्चा नहीं हो सकती है। और न्याय योग, कहाँ? न्यायालय में चर्चा नहीं हो सकती और उन पे न्याय नहीं मिल सकता है, अर्थात इसे हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। फिर हम अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य का क्या मतलब है? सरकार। संविधान में जहाँ भी राज्य मिलेगा उसका
एक सीधा मतलब है कि वो सरकार की बात कर रहा है। राज्य क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। राज्य का दायित्व है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करे और आय की असमानताओं को कम करेगा। मतलब क्या है कि गरीबी को दूर करवाएगा। ये अनुच्छेद 38 में है, ये राज्य का दायित्व है या राज्य का नीति है। फिर हम लोग अनुच्छेद 39 की बात कर लेते हैं। राज्य के ये क्या करेगा? ये राज्य में स्त्री पुरुष को समान अवसर देगा। इसके बाद वेतन देगा, समान वेतन देगा। ये नहीं कि स्त्रियों को कम वेतन या पुरुषों को कम वेतन, पर ये धरातल रूप में प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार का दायित्व है कि जो भी स्त्री को पैसा मिलेगा वही पुरुष को मिलेगा, या कह सकते हैं जो पुरुष को पैसा मिलेगा किसी भी काम के बदले में वही स्त्री को मिलेगा। ठीक है, ये राज्य का दायित्व है। और इसके बाद स्वास्थ्य की भी देखरेख करना है कि स्त्री पुरुष के समान रूप से देखरेख हो। ये नहीं है कि पुरुष है तो उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके स्वास्थ्य के लिए उसको कोरोना का टीका पहले लगाएंगे, स्त्री है उसको बाद में लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको समान रूप से देखा जाएगा, समान अवसर है। और शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब पावर थोड़ी है। इसमें शक्ति का मतलब केवल है कि हम लोग उनके पोषण का ध्यान रखेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों के पोषण का ध्यान रखेगा कौन? राज्य। ठीक है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि जो स्त्री है उसको राशन 4 किलो मिलता है और पुरुष है उसको राशन 5 किलो मिलता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसका सीधा मतलब है कि राज्य स्त्री पुरुष को समान अवसर देगा नौकरियों में हर तरह से। लेकिन हम देख लेते हैं कि आरक्षण के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन समान अवसर है और वेतन भी समान है, स्वास्थ्य में भी समानता है और शक्ति मतलब पोषण में भी समानता है, तथा बालकों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग ना हो। राज्य का यह दायित्व है कि बालकों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग ना हो। बालक पढ़ने लिखने की आयु में ऐसा तो नहीं है कि कारखानों में काम कर रहे हैं, उनकी अवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। और बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण में विकास का अवसर प्रदान करेगा। और राज्य का दायित्व है कि राज्य बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण विकास करने का अवसर प्रदान करेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। जो इससे क्या जोड़ा गया? इससे जोड़ा गया अनुच्छेद 39A। ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है। इसमें क्या है? राज्य सभी को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि समान न्याय क्या है कि कोई भी कितना अमीर हो कितना गरीब हो उसको समान न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी पद पे हो उसको समान न्याय मिलेगा। फांसी की सज़ा अगर किसी को मर्डर की सज़ा अगर फांसी है सभी को तो वो सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम गरीब हैं तो हमें फांसी मिल जाएगी, अमीर है उसको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, सभी को समान न्याय मिलेगा। और निःशुल्क विधिक सहायता, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जो भी व्यक्ति गरीब की वजह से वकील नहीं कर सकता है या तो उसको क्या मिलेगा? उसको सरकार द्वारा वकील मिलेगा या उसको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। सरकार का दायित्व है कि उसके लिए वकील का इंतजाम करे और वो अपना बचाव पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 39 है। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? ये 1976 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 40 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा तथा उन्हें शासन का स्वायत्त इकाई बनाएगा। मतलब क्या है इसका? अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें शासन का स्वायत्त मतलब खुद का स्वामी इकाई बनाएगा। स्वायत्त इकाई का मतलब क्या है कि उनका डिसीजन वो खुद लेंगे। अगर उनको लगता है कि ये रोड बनवाना है तो वो खुद बनवाएंगे। ये नहीं कि सरकार अनुमोदित करेगी कि ये रोड बनना चाहिए।
नहीं, कौन करेगा? ग्राम पंचायत खुद अनुमोदित करेगी कि ये रोड यहाँ से यहाँ बनना चाहिए या ये नाली यहाँ से यहाँ बननी चाहिए। ये किस तहत है? ये अनुच्छेद 40 के तहत है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा तथा उन्हें स्वायत्त इकाई बनाएगा। ठीक है, इसको हम समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 में क्या है कि राज्य आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में रहते हुए, आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में रहते हुए सभी को काम, शिक्षा, मतलब क्या है? आर्थिक सामर्थ्य की सीमा मतलब एक आर्थिक सीमा निर्धारित की जाएगी, उसी में रह के सभी को काम, ठीक है। फिर शिक्षा प्रदान की जाएगी, फिर बुढ़ापा पेंशन, आपने सुना होगा वृद्धा पेंशन, ये इसी में किस में आती है? अनुच्छेद 41 में आती है। बीमारी और निःशक्तता मतलब जो काम को नहीं कर सकते हैं और अयोग्यताओं के ग्रस्त लोगों के लिए लोक सहायता का उपबंध करेगा। मतलब क्या है कि जो विकलांग हैं, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं? अनुच्छेद 41 में। विकलांग पेंशन या अयोग्यताओं के ग्रस्त लोगों के लिए लोक सहायता का उपबंध करेगा। समझ रहे होंगे आप कि आर्थिक सीमा मतलब एक आर्थिक सीमा में रहते हुए सभी को काम मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, बुढ़ापा पेंशन मिलेगा, बीमारी में जो भी इलाज होगा वो, और निःशक्तता मतलब विकलांग पेंशन और अयोग्यताओं से ग्रस्त लोगों के लिए लोक सहायता का उपबंध करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है या नीति दायित्व है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 के। मैं अनुच्छेद 42 में क्या है? काम को न्याय संगत करना। काम को न्याय संगत मतलब काम, सभी के लिए काम संगत मतलब सभी को काम बराबर दिया जाएगा। ये नहीं कि किसी को काम ज़्यादा या किसी को काम कम, जो काम के लायक होगा उसको वो काम दिया जाएगा। ठीक है, और मनोवचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा, साथ ही प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। मतलब क्या है? ये है हमारा प्रसूति सहायता। इसको क्या बोलते हैं? इसको अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे और अपनी डिलीवरी के टाइम पहुंचेंगे, डिलीवरी वहां करवाते हैं तो आपको चिकित्सा मिलेगी, ठीक है, स्वास्थ्य चिकित्सा मिलेगी। इसके बाद प्रसूति सहायता मतलब डिलीवरी में जो भी आपका पैसा ऐसा खर्च होगा उसके लिए सरकार प्रसूति सहायता या डिलीवरी का जो पैसा होता है वो मिलेगा। ये कब मिलेगा? ये अनुच्छेद 42 में मिलेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 43 की बात करते हैं। ये दोनों अनुच्छेद कम इम्पोर्टेंट हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 43 और 46 ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके बारे में भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। मतलब काम करने वाले लोगों के लिए एक निर्वाह मजदूरी की सीमा तय करना तथा लघु, छोटे व कुटीर उद्योगों का स्थापित करना तथा उनके विकास में सहायता करना, ये राज्य का दायित्व है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में बात करते हैं। ये बहुत चर्चा में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, हो सकता आगे पूछा भी जाए। ठीक है, ये इसमें क्या है? राज्य संपूर्ण भारत में समान सिविल संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। भारत के विभिन्न राज्य समान सिविल संहिता को लागू करने की बात कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, ये अनुच्छेद 44 में है। राज्य का या सरकार का दायित्व है कि संपूर्ण भारत में समान सिविल संहिता लागू करे। और अनुच्छेद 45 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है? राज्य 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था करेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जब तक जैसे किसी के माता पिता जो हैं वो काम पे चले जाते हैं, दोनों व्यक्ति काम पे चले जाते हैं, ठीक है, इसके बाद उनके बालक हैं, क्या बालक 1-2 बालक हैं, मान लेते हैं कि किसी माता पिता के 2 बालक हैं, एक बड़ा बालक है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता, एक छोटा बालक है, लेकिन माता पिता दोनों काम पे जाते हैं, तो बड़े बालक को जिम्मेदारी दे दी गई छोटे बालक की देखरेख की, तो दोनों बालक नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए राज्य का दायित्व है, राज्य का दायित्व क्या है कि बड़ा बालक है उसकी पढ़ाई ना छूटे। क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है कि हम 6
से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये उसका मौलिक अधिकार है। इसी की वजह से क्या है, अनुच्छेद 45 भी क्या है कि जो वो छोटा बालक था, 6 वर्ष से कम बालक था, उसकी देखरेख के लिए वो बालक ना रहे, वो बालक छोटा बालक को कहाँ ले जाए, आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाए, जिससे उसकी शिक्षा और देखरेख कहाँ होती रहे, आंगनवाड़ी केंद्र में, और वो बालक अपने पढ़ाई में प्राथमिक विद्यालय जाए। इसका एक ही मतलब है कि राज्य आंगनवाड़ी की व्यवस्था करेगा और उसमें आंगनवाड़ी में शिक्षा और देखभाल का प्रयास होगा। ये राज्य का दायित्व है। राज्य का दायित्व कौन से संविधान संशोधन के तहत है? 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है। ठीक है, राज्य 6 वर्ष की आयु के बालकों की शिक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था करेगा। अब अनुच्छेद 46 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या है? राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक हितों में वृद्धि करेगा। इसका सीधा मतलब है कि SC ST तथा कमजोर वर्ग के लोगों के शिक्षा एवं आर्थिक हितों में वृद्धि करेगा। अब हम लोग आगे बचे हुए आइए देखते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या है? राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। लोक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और मादक द्रव्यों मतलब नशीले पदार्थों के सेवन को रोकेगा। ठीक है, ये राज्य का दायित्व है। राज्य का दायित्व क्या है? पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और मादक द्रव्यों या नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। पूछा जा चुका है कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 47। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 48 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठन या संरक्षण करेगा। राज्य का दायित्व है कि कृषि पालन और पशुपालन, कृषि में और पशुपालन में आधुनिक तरीके हैं और वैज्ञानिक तरीके हैं उनसे संरक्षण या संगठन करेगा तथा गौ हत्या पर प्रतिबंधित करेगा। ये गौ हत्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए अनुच्छेद 48 को याद रखेंगे। ये चर्चा में है, ये प्रतिबंधित है, गौ हत्या को प्रतिबंधित करेगा। किस अनुच्छेद से करेगा? अनुच्छेद 48। अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 48A उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में क्या है? राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य का दायित्व है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये राज्य का दायित्व है। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 48A में है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या है? राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय महत्व से की स्मारक हैं, वस्तुएं हैं और भवन, इनका संरक्षण करेगा। ताजमहल का संरक्षण हो रहा, ठीक है, या हमारी राष्ट्रीय भवन है, लाल किला है, इनका संरक्षण हो रहा, इनका संरक्षण और देख रेख करेगा। ये राज्य का दायित्व है। अब हम लोग अनुच्छेद 50 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या है? राज्य लोक सेवा में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। कार्यपालिका न्यायपालिका में नहीं जाएगा और न्यायपालिका न्यायपालिका की अलग शक्तियाँ होंगी और कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग अलग शक्तियाँ होंगी। ये राज्य का दायित्व है कि राज्य उनकी अलग अलग शक्तियों का बंटवारा करेगा। अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा। राज्य हमेशा, भारत जो है वो हमेशा क्या करता है? शांति और सुरक्षा में वृद्धि करता है। राज्य अच्छी विदेश नीति के लिए देशों के बीच अगर कोई विवाद होता है उसका सम्मानपूर्वक संबंध और
विवादों का मध्यस्थता किसी मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का प्रयास करेगा। मतलब क्या है कि भारत राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा। इसके बावजूद विदेश नीतियों में अगर दो देशों के बीच कोई भी विवाद होता है तो उसको सम्मानपूर्वक और शांति के साथ मध्यस्थता के बीच समझौता या निपटारा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसी में पूछा जा चुका है कि भारत की विदेश नीति को किस अनुच्छेद में दर्शाया गया, तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति को दर्शाया गया। ये तो हमारे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट